हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीआरसी टीजीटी जेबीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीआरसी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वोन द नोबेल प्राइज वॉज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था ये थे अमर्त्य सेन। ओके, अमर्त्य सेन इनका नाम था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। 1998 में पहले भारतीय बन गए थे ये, पहले भारतीय इकोनॉमिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1998 में। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही यानी कि 1999 में इन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया अगले ही वर्ष। ओके, भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज। अक्टूबर 24 मनाया जाता है। अक्टूबर 24 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, अक्टूबर 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में अक्टूबर 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे। यूएन डे, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस अक्टूबर 24 1945 को, 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो अक्टूबर 24 को हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन में दिया है वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व डायबिटीज दिवस। देखिए, विश्व डायबिटीज दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है हमारा 14 नवंबर को। ओके, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को, 14th ऑफ नवंबर को विश्व वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ओके, 14 नवंबर। 14 नवंबर को भारत में और क्या बनाया जाता है? 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस भी 14 नवंबर को आता है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वर्ल्ड डायबिटीज डे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड डायबिटीज डे की जो थीम है, थीम पूछ ली जाती है कई बार एग्जामिनेशन में। 2024 से 2026 तक की जो थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे की, वो है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ये थीम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राइडर कप। राइडर कप इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स। राइडर कप किस स्पोर्ट्स से, किस खेल से संबंधित है राइडर कप? सो राइडर कप इज रिलेटेड टू गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। गोल्फ में और भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एक तो हो गया राइडर कप, एक है डनहिल कप। डनहिल कप है, राइडर कप है, डनहिल कप है, बाइक कप है एक, बाइक कप। वैसे ही अगर क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर बात करें तो क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन कौन से टूर्नामेंट्स के नेम हैं, तो यहाँ जो ट्रॉफियाँ होती हैं, तो एक तो प्रसिद्ध है इंडिया में रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी फेमस है। रणजी ट्रॉफी हो गया, रणजी ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एक दिलीप ट्रॉफी है। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है दो तीन। ओके, दिलीप ट्रॉफी। फुटबॉल में भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। फुटबॉल में जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है, एक तो डूरंड कप है। ओके, ओल्डेस्ट डूरंड कप, डूरंड कप हो गया। डूरंड कप के अलावा एक संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी। सुब्रतो मुखर्जी कप है। ओके, हॉकी में मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है एक तो, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी के अलावा एक आगा खान ट्रॉफी है, आगा खान, आगा खान कप है ये। आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया। हॉकी में एक चैंपियन ट्रॉफी है। ओके, चैंपियन ट्रॉफी। हॉकी में जो प्लेयर खेलते हैं 11 प्लेयर्स होते हैं हॉकी में। फुटबॉल में भी 11 होते हैं। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद। बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू स्विमिंग। स्विमिंग में होता है बटरफ्लाई स्ट्रोक। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्विमिंग में जो शब्दावलियां यूज होती हैं, एक तो बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया, और इसके अलावा एक ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है इसमें, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड। ओके, स्प्रिंग बोर्ड एक टर्म होती है इसमें। ओके, स्प्रिंग बोर्ड एक, जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक है, इसके इसके जैसा सेम एक बैक स्ट्रोक भी है। ओके, बैक स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल, ऐसे टर्म्स यूज होती हैं इसमें तैराकी में, स्विमिंग में।
मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में भी कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जो यूज होती हैं, जैसे एक है पंच। पंच सभी को पता है, कॉमन वर्ड है पंच। इसके अलावा एक राउंड होता है, ओके, राउंड्स होते हैं इसमें मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में। एक नॉकडाउन होता है इसमें, ठीक है, नॉकडाउन टर्म है नॉकडाउन। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स? निम्न में से किस व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स इरविन रोमेल को कहा जाता है। इरविन रोमेल ये कौन थे? इरविन रोमेल ये एक जर्मन आर्मी जनरल थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। देखिए, इनको ये जो डेजर्ट फॉक्स का जो इनको टाइटल या इनको निकनेम दिया गया था, ये दिया गया था इनके ब्रिलियंट मिलिट्री टैक्टिक्स के कारण। ओके, इन नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन, नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन के दौरान इन्होंने जो अपनी स्किल्स दिखाई थी, ब्रिलियंट जो उनकी मिलिट्री की टैक्टिक्स वहां उन्होंने दिखाई थी 1941 और 1943 के बीच, जिस कारण इन्हें नाम दिया गया था डेजर्ट फॉक्स का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस? मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे? ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। हु इज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस? सिगमंड फ्राइड, सभी को पता है, सिगमंड फ्राइड इज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिगमंड फ्राइड। इनकी थ्योरी है जिसमें इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया है, मन के बारे में। सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी को 3 टियर सिस्टम कहा है, जिसमें इन्होंने 3 सिस्टम में बांटा है, इड, ईगो और तीसरा सुपर ईगो। सुपर ईगो, ईगो यहाँ पे बताया है कि रियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है ईगो, ठीक है। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल के बेस्ड है और सुपर ईगो मोरालिटी बेस्ड है। ओके, अब्राहम मॉस्लो ऑप्शन में दिया है। अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी है, अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी है थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ नीड्स इनकी थ्योरी है। तो इन्होंने इस थ्योरी में जो मोटिवेशन है ह्यूमन की, उसको 5 स्तरों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड और सबसे लास्ट में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज? इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था, जो फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था वो एक ऐसा कक्ष था जिसमें अकबर जो है विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने की थी 1571 में। 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी और फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था, यानी जो उनकी पुरानी कैपिटल थी आगरा, वहां से अपनी कैपिटल उन्होंने आगरा से फतेहपुर सिकरी ट्रांसफर कर दी थी। ओके, तो शहर का निर्माण भी हुआ, यानी शहर की स्थापना भी हो गई और नई कैपिटल भी बन गई थी 1571 में, 1571 में सम्राट अकबर ने, ओके, फतेहपुर सिकरी अपनी राजधानी बनाई थी। और ये जो इबादत खाना है इसकी स्थापना कब की थी? इबादत खाने की स्थापना की थी इसने 4 साल बाद, 1575 में। और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी थी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1578 में। ओके, 1578 में ये चर्चा लगी थी उन्हें विभिन्न धर्मों के लोगों की। ओके, 1578 में ये चर्चाएं शुरू होने लग गई थी। इसके कुछ सालों बाद 1582 में आपको पता है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही इसकी, ओके। इसके बाद फिर एक बार फिर से लाहौर ट्रांसफर की थी कैपिटल अकबर ने। लाहौर कब ट्रांसफर की थी कैपिटल? लाहौर ट्रांसफर की थी कैपिटल 1585 में, 1585 में। ओके, ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा शामिल था? ये जो स्लोगन था गरीबी हटाओ, ये दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 के जो जनरल इलेक्शन थे, उन इलेक्शन के दौरान ये नारा दिया गया था। और जो गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है, इसको कौन से 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था? तो इसको 5th 5 ईयर जो प्लान था, 5वां 5 ईयर प्लान, उसमें इंक्लूड किया गया था। ये 5th 5 ईयर प्लान कब आया था? 5th 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था वो था 1974 टू 1979। आपको पता होगा कि 1975 में, 1975 में इमरजेंसी भी लगी थी भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी का पीरियड था 1975 से 1977 तक, 2 साल तक इमरजेंसी का पीरियड रहा, 21 महीने लगभग। किस आर्टिकल के तहत लगा था? ये आर्टिकल 352 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत, जो
नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सोशलिज्म रेफर्स टू, समाजवाद से संदर्भ है, सोशलिज्म रेफर्स टू स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक राज्यों का संघ, एक संघीय राष्ट्र, या भारतवर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, भारत राज्यों का एक संघ है, इतने सारे राज्य हैं भारत में, उनको मिलाकर एक संघ बना है भारत। ओके, भारतीय संविधान में कहा गया है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में पहले आर्टिकल में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। ओके, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में कहा है भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आधार इज ए प्रोग्राम टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट्स। आधार क्या है? आधार कार्ड जो हमारे हैं वो भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का एक आइडेंटिटी कार्ड है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के में निहित है ये भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इंडिया इज, भारत में मत देने का अधिकार है एक, ये क्या है? राइट टू वोट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, या नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या लीगल राइट है? देखिए, नेचुरल राइट ये नहीं है, ना ही ये लीगल राइट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, संवैधानिक अधिकार है हमारा, भारत के जो नागरिक हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट डालना। ओके, मत डालना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चाहे फिर वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, एमएलए के हो, विधानसभा के हो, या फिर चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो। ओके, देखिए वर्तमान में आपको पता है कि 18 साल या उससे ज़्यादा के जो भी हैं, 18 वर्ष से अधिक के जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जो एज थी वोट डालने की, मिनिमम एज वो 21 वर्ष थी, यानी 21 साल से कम का युवा वोट नहीं डाल सकता था। लेकिन अब जो है 18 वर्ष कर दिया। ये कैसे चेंज हुई है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत ये चेंज किया गया था। इसमें लोकसभा में और विधानसभा चुनावों में मतदान की जो आयु सीमा है, मतदान की जो उम्र है वो घटाकर उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी है। ओके, 18 वर्ष कर दी है कम से कम। ओके, तो ये चेंज कब हुआ इसका ध्यान रहे, 61वां संवैधानिक संशोधन है ये, 1989 में ये हुआ था ये संशोधन। ओके, 18 वर्ष से पहले जो है एज जो है 21 वर्ष हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट एम्स एट टू, आरटीआई जो अधिनियम है इसका उद्देश्य है, आरटीआई एक्ट का जो एम है वो है सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ओके, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना आरटीआई एक्ट का अधिनियम का उद्देश्य है। आरटीआई एक्ट ये कब आया था? ये 2005 में आया था आरटीआई एक्ट। आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। ओके, आरटीआई का पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी, ओके, यानी करप्शन को कम करना, जो कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग में करप्शन के जो मामले आते हैं उसको कम करना। ओके, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी, मौलिक कर्तव्य कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स प्राप्त नहीं करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोई भी विधिक स्वीकृति ये प्राप्त नहीं करते हैं। अगर कोई भी भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य का हनन करता है, यानी कि उसकी पालना नहीं करता है, जो मौलिक कर्तव्य में लिखे गए हैं मौलिक कर्तव्य उनका पालन नहीं करता है, तो उसको कोई लीगली उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ओके, ये हमारे लिए ड्यूटी है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको वायलेट करते हैं, वो वायलेट होते हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, या आप उनके आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, तो आप उनके लिए
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हनन का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन, यानी विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ए में है। ओके, आर्टिकल 51 ए में, ये पार्ट 4 ए में है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में। ओके, ये मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन में, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में इन्हें भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। जब ये ऐड हुए थे उस समय जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनकी संख्या 10 थी। ओके, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब अगर आप देखें तो अब इनकी संख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 हो चुकी है। ओके, ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे ऐड हुई है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुई है। ओके, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे ऐड हुई है, इसमें लिखा गया है कि जो प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष का, उसको फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्राप्त हो। ओके, 6 से 14 साल के बच्चे को ये ड्यूटी पेरेंट्स की है, गार्डियन की है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में फंड यूसीसी के जिक्र किया गया है। ओके, यूसीसी मेंशन है डीपीएसपी में। ये क्या इंश्योर करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता या इनमें से कोई नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एंश्योर करता है नेशनल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता। डीपीएसपी में यूसीसी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में। ये जो डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पार्ट 4 ए में है। पार्ट 4 डीपीएसपी, और पार्ट 4 जब ए साथ में लग जाता है इसमें तो हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से है? तो डीपीएसपी आर्टिकल 36 से, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 तक है डीपीएसपी। ओके, आर्टिकल 44 रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ओके, सो दैट्स इट। इसके आगे जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और पहली कमेंट अगर आप ओपन करेंगे, पहली या दूसरी कमेंट, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।